किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हम लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हम विषय लेकर आ रहे हैं उनसे आप सभी को जरूर लाभ पहुंचे, चाहे फिर वो विषय हो खेती किसानी के या फिर वो विषय हो पशुपालन से संबंधित। आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज के विषय होने वाले हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग, और साथ ही बात होगी पोषक तत्वों के जैविक स्रोत की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113-060 और 1800-113-061। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न साफ आवाज में साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा। तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे आज के जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ। खरीफ फसलों में एक जैव उर्वरक के प्रयोग पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर वाईवी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही पोषक तत्वों के जैविक स्रोत के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी, जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। डॉक्टर मिश्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुक करते हैं डॉक्टर वाईवी सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से खरीफ फसलों में, तो इसका इस्तेमाल खरीफ फसलों में क्यों करना चाहिए? जैव उर्वरक जो हैं, एक तो पहले तो ये जानना जरूरी है क्या ये लाभदायक जीवाणुओं के उत्पाद हैं जिनको मिट्टी में या बीजों के साथ प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारते हैं। तो आजकल की टाइम में मिट्टी का स्वास्थ्य को सुधारना बहुत ही आवश्यक हो गया है क्योंकि लगातार किसान भाई जानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। तो इसके लिए जैव उर्वरक का प्रयोग बहुत ही आवश्यक हो गया है और किसानों को जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं या जैविक खेती करना चाहते हैं, दोनों स्थितियों में वो जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं जी। और इसी के संबंध में डॉक्टर सिंह आपसे और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खरीफ की फसलों की बुआई करते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है, जबकि फसल पकते समय शुष्क वातावरण की। उत्तर भारत में खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास फसलों की कटाई का काम किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, अरहर और कपास आती है। बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसलों में उर्वरक का समुचित इस्तेमाल करना होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल किस प्रकार की मिट्टी में लगाई गई है और उसमें क्या संतुलित आहार दिया गया, इस बात का खास ध्यान रखना होता है। सोयाबीन में अधिकतर बुआई के समय ही उर्वरकों का प्रयोग कर लिया जाता है। बाजरे में भी बुआई करते समय ही उर्वरक दिया जाता है। धान की फसल में नाइट्रोजन की कम से कम 2 टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। धान की फसल में जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग नहीं किया गया हो तो रोपाई के 40 से 50 दिनों के बाद दिया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों के अलावा धान में हरी खाद, जैव उर्वरक, नील हरितकाई, एजोला के इस्तेमाल से भी लाभ लिया जा सकता है।
किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोयाबीन की खड़ी फसल पर यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे फूल फलियों पर उल्टा असर होगा। लगातार हो रही बारिश के कारण सोयाबीन में जड़गांठ यदि कम बन रहे हों तो 2% यूरिया या DAP के घोल का छिड़काव सोयाबीन के साथ साथ बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द फसलों पर भी किया जा सकता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शिवाधर मिश्र जी का, जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। डॉक्टर मिश्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि किस तरीके से पोषक तत्वों में जैविक स्रोत जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पोषक तत्वों में इस्तेमाल होने वाले जैविक स्रोत आखिर होते कौन से हैं? देखिए, अभी जैसे आपने डॉक्टर वाईवी सिंह से पूछा कि जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक बताया गया कि उसमें जो जितने सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीव जिस तरीके से जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं पहले से ही जमीन में या वायुमंडल में, वो हमारे पौधों को देते हैं और जमीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। लेकिन जो जैव स्रोत हैं, जो पोषक तत्वों के, उनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, उसमें जैसे पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, उसके अलावा जो हम पशुपालन करते हैं, पशुपालन से निकला हुआ जितना भी गोबर की खाद है और सब खादें जितनी भी सारी की सारी आ गई। बहुत सारी खली होती हैं, क्योंकि जैसे सरसों की खली और कई तरीके की खलियां, जिस तेल निकालने के बाद उसके बाद जो बचता है, उस खली को भी हम लोग जैव खाद के में प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा हम जो दलहनी फसलों को उगाते हैं और जैसे हरी खाद वगैरह प्रयोग करते हैं और वो जमीन में मिला देते हैं, तो ये भी एक तरीके से हमारा जैव स्रोत हुआ पोषक तत्वों का। तो इस तरीके से पोषक तत्व जो जैव पदार्थों से मिलते हैं वो सारे के सारे जैव स्रोत कहलाते हैं, जो पदार्थ जिन्हें हम प्रयोग करते हैं पोषक तत्व देने के लिए। जी बिल्कुल, और इस विषय पर भी आपसे ज्यादा जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं इसी से आधारित एक और खास रिपोर्ट। रसायनों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के कारण किसान अब खेती करने के लिए पारंपरिक या जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए जैविक खाद के रूप में गोबर की खाद, भेड़ बकरियों की मैंगनी, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट शामिल है। इसके अलावा अब किसान फसल अवशेषों को भी खेत में मिलाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे हैं। इससे फसल को पर्याप्त पोषण तो मिलते ही हैं, साथ ही फसल अवशेषों का समुचित उपयोग भी हो जाता है। इसके लिए ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, घास फूस, अरहर और सूरजमुखी फसलों के अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल कटाई के बाद या दराई के बाद बचे अवशेषों को जुताई कर खेत में ही मिला दिया जाता है, जो मिट्टी में सड़कर पोषक तत्वों में इजाफा करते हैं। इसके अलावा खेतों में हरी खाद को उगाकर और फिर उन्हें मिट्टी में मिलाकर भी उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया को उगाकर हरी भरी अवस्था में ही हल चलाकर खेत में मिला देते हैं। बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह अपनाए गए उपायों से मृदा में जैविक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक में सकारात्मक बढ़ोतरी होती है, जिससे खेत में बोई जाने वाली फसलों को पर्याप्त खुराक मिल जाती है और उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो
पोषक तत्वों में जैविक स्रोत और साथ ही खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों का प्रयोग, ये हमारे आज के कार्यक्रम के दोनों ही विषय हैं। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस अपने टीवी की आवाज को आपने कम रखना है और साथ ही साथ नेटवर्क क्षेत्र में आकर आपने अपना प्रश्न पूछना है। तो जो दोनों ही हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर शिवधर मिश्रा जी और डॉक्टर वाईवी सिंह जी, उन दोनों तक आपके प्रश्न जो है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाएंगे। आइए रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, जैव उर्वरकों के प्रयोग के लाभ जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? जैव उर्वरक, जैसे कि पहले भी बताया कि ये जैविक स्रोत हैं, तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारते हैं। दूसरे, ये इनका कोई भी नेगेटिव या मिट्टी पर कोई ख़राब प्रभाव नहीं पड़ता और मिट्टी के स्वास्थ्य को ये सुधारते रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही सस्ते भी होते हैं, क्योंकि इनका जितने भी जैविक स्रोत हैं ज़्यादातर सस्ते होते हैं और रासायनिक के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं। और ये मिट्टी के स्वास्थ्य की, मिट्टी की भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था तीनों का सुधार करते हैं। इसलिए जितने भी जीवाणु खादों का प्रयोग किया जाए वो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जी डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जैविक स्रोत हैं इनको किस तरीके से तैयार किया जा सकता है? आपने कई तरह के जैविक स्रोत जो है वो बताए और हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी जाना कि कौन कौन से जैविक स्रोत जो है वो हो सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो है वो किसान किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और कैसे खेतों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जैविक स्रोतों में जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जैविक जीवाणु खाद और जैविक खाद, इसमें बेसिक अंतर ये है कि जीवाणु खाद जो है उसमें बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और ये कई तरीके के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि जैव स्रोत में खुद में स्वयं में उनमें पोषक तत्व होते हैं। जैसे जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं उनमें पोषक तत्व होते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट की आप बात पूछ रहे हैं, तो ये एक प्रकार का जैविक स्रोत ही है, जो कि गोबर से या जो पेड़ पौधों की पत्तियां या डंठल या बहुत सारे जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे केंचुओं के द्वारा बनाई गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, या केंचुआ की खाद भी इसे कहते हैं जी। ये खाद बहुत ही रिच होती है जो न्यूट्रिएंट में इनका अगर पोषक तत्व देखा जाए तो नाइट्रोजन इसमें करीब 1.5 से 2% होती है। इसी तरीके से फास्फोरस इसमें आधे 0.5% से लेके मतलब 0.5% से लेके कभी कभी 0.8% तक भी होती है। इसी तरीके से पोटेशियम 1% से ज़्यादा होती है। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम 100 किलोग्राम प्रयोग करें तो हमें करीब 800 ग्राम तक फास्फोरस मिल सकती है, 1 किलोग्राम से ज़्यादा पोटेशियम मिल सकती है और लगभग 2 किलो तक नाइट्रोजन मिल जाती है। ये औसतन मैं बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा भी होते हैं जैसा पदार्थ प्रयोग किया जाए। और इसको बनाने के लिए बहुत आसान विधि है, इसे हमारे किसान भाई बहुत सारे बना भी रहे हैं। इसमें लंबाई में ढेर बनाओ या नालियाँ बना लो या गड्ढे बना लो या कोई बर्तन बड़ा सा है उसमें करके हम जो भी मटेरियल जो हमें खिलाना होता है केंचुओं को, उसको हम उसमें लगा लेते हैं। उसमें सही नमी रखते हैं लगभग 40 से 60% तक, और नमी रखते रखते साथ में उसकी देखभाल करते रहते हैं। बीच बीच में हम उसको हवादार बनाने के लिए बार बार उसकी गुड़ाई करते रहते हैं और हम देखते हैं कि लगभग 2 से 2.5 महीने में बहुत अच्छी केंचुए की खाद बनकर तैयार हो जाती है, जो कि एक जैसे चाय की पत्ती होती है उसकी तरीके से उसका संरचना होती है। उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे चाय की पत्ती हो, और जब ये खाद बन जाती है उसको हम सीधा खेत में प्रयोग कर सकते हैं जी। तो ये हुई वर्मी कंपोस्ट जी। इसके अलावा बहुत सारी और भी खादें हैं हमारे किसान भाई, जैसे उसके बारे में भी हम जरूर बहुत बात करेंगे डॉक्टर मिश्र, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे एक दर्शक जो है दास जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं दास जी? मेरा प्रश्न ये है मैडम कि अभी हमने सोयाबीन की फसल लगा रखी है जी। अभी 15 दिन हो गए हैं फसल लगाए हुए जी, और पानी गिरा, कल परसों पानी गिरा रात को, तो जो मतलब रात की 4 बजे से लेकर दिन की 4 बजे तक सोयाबीन पानी के अंदर रह गई जी, जलमग्न हो गए, उसमें तालाब के किनारे है। तो अभी हमने उसको प्रयत्न करके पानी से बाहर निकाल दिया है। अब हमको उसमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए? किस तरीके की खाद जो है वो उसमें प्रयोग करनी चाहिए?
जिसमें पानी जो है सोयाबीन में जो भर गया, आप जो बताना चाह रहे हैं कि 15 दिन की लगाई थी आपने? खेत में पानी भर गया था, तो जिससे वो सोयाबीन पूरी पानी से ढक गई थी अंदर जी। फिर हमने उसको कोशिश करके पानी बाहर निकाल दिया है अभी जी। अभी दिन भर का धूप भी लगा है। ठीक है, अब इस समय अपने को कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए? डॉक्टर मिश्र क्या जवाब देंगे आप इनके प्रश्न का? देखिए, जहां तक मैं सुन पा रहा हूं इनकी बात, ये जो है बता रहे कि सोयाबीन की फसल में पानी भर गया है जी, बिल्कुल। ऐसे में कौन सी खाद प्रयोग करें जी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो जहां तक जैविक खादों का प्रयोग करना होता है वो कभी भी खड़ी फसल में प्रयोग नहीं करते जैविक खादों को। जैविक खादों को हमेशा फसल लगाने के लगभग 1 से 2 हफ्ता पहले प्रयोग करना चाहिए। खेत में अच्छे से मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद खेत की बुआई करते हैं। जहां तक पानी भरने का सवाल है, आप कोशिश करिए कि पानी निकाल दीजिए और पानी निकालने के बाद उसकी किसी तरीके से उसमें हवा का संचार हो सके, अगर गुड़ाई कर सकें गुड़ाई कर दें, जैसे ही ओट आती है तो वही रहेगा। उस समय कोई जैविक खाद कोई प्रयोग करने का समय नहीं होता है, तो उसको ना प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करेंगे भारतदास जी कि आपको आपका जो समस्या है उसका समाधान यहाँ पर मिल चुका है। कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों में जैविक स्रोत की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों की। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो बेहिचक हमें फोन करिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है मध्य प्रदेश से कैलाश सागर जी। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ सर। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैडम, हम जानना चाहते हैं अपन के लिए जो जैविक खाद बनाना है जी, तो उसके लिए मतलब अपने लिए केंचुए कहाँ से प्राप्त होंगे? जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है शिवभद्र मिश्र जी। केंचुए कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं अगर खाद बनानी है तो? अच्छा, ऐसा ये मध्य प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं? सागर। सागर। इनसे ये कहिए कि केंचुए अगर कहीं आसपास मिले, और इसके लिए इन्हें कृषि विभाग का जो दफ्तर होता है ना उसमें जाके पता करना पड़ेगा जी, अथवा ये कृषि विज्ञान केंद्र जो आस पड़ोस में इनके हो, हर जिले में एक होता है लगभग जी, तो वहां जाके पता करें तो इन्हें पास में मिल जाए। अगर पास में नहीं मिलता है तो ये थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, झांसी से ले सकते हैं, झांसी में बहुत से लोग बना रहे हैं। इसके अलावा वहीं नहीं मिले तो दिल्ली से भी ले जा सकते हैं, बरेली में भी मिलते हैं जी। तो बहुत सी जगह पे मिलते हैं। लेकिन मैं इनको यही सुझाव दूंगा, अगर इनके पास में कोई बना रहा हो खाद और वहां अगर इनको मिल जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा दूर से ले जाओगे उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा जी, और आपके केंचुए मरने के चांसेस भी रहते हैं जी। एक छोटा सा प्रश्न मेरा इसमें मैं जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि उन्होंने केंचुए की खरीदारी के बारे में पूछा, तो क्या ये कोई महंगा सौदा हो सकता है? महंगा सौदा तो नहीं कहना चाहिए जी, लेकिन फिर भी एक लागत के रूप में हम इसे मानते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो उसके लिए एक लागत है जी। और अगर केंचुए को देखा जाए तो केंचुए जो
खाद बनाई जाती है और इसके लिए केंचुए खरीदने जाओ बाजार में या दूसरे किसान भाई से, तो इसकी कीमत 1 रुपए केचुआ के करीब पड़ती है। एक केचुए की कीमत लगभग 1 रुपए है और लगभग 2 क्यूबिक मीटर बनाने के लिए 1000 केचुओं की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कई हजार लगाने पड़ते हैं शुरू में। अगर काम थोड़ा बड़े स्तर से शुरू करना है, छोटे स्तर से शुरू करें तो यही खास बात है कि 3 महीने बाद आप खुद इस पोजीशन में हो जाते हैं कि केचुए खुद बेच सकें। तो आपके केचुए अगर आपने 1000 डाले, पता चला वो 5000 या 10000 हो गए, आप अपने और किसान भाइयों को भी बेच सकते हो। तो ये एक बिजनेस है और जो कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। जी बिल्कुल, और हम आपके पास वापस जरूर आएंगे इस विषय पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, क्योंकि अभी हम खरीफ फसलों की आज यहाँ पर खास तौर से बात कर रहे हैं, तो खरीफ फसलों में कौन कौन से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल इस वक्त करना चाहिए? अभी खरीफ की फसलों के बुआई का समय चल रहा है और विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक इसमें किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो जैव उर्वरक फसल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो पहले हम कहेंगे कि दाल वाली फसलों के लिए राइजोबियम का टीका होता है। इसके अलावा जो दाल वाली फसलों के अलावा जो फसलें होती हैं, जो अन्न वाली फसलें हैं, उनके लिए अजेटोबैक्टर होता है। एजोस्पिलम होता है मोटे अनाज, जो बाजरा ज्वार वगैरह के लिए। तो ये इसके अलावा धान एक मुख्य फसल है जो खरीफ में किसान भाई लगा रहे हैं, तो उसके लिए नीलहरी शैवाल होता है। और एजोला भी धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व जैसे फास्फोरस के लिए फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या जिसे PSB के नाम से भी जानते हैं, वो होता है, वो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक माइकोराइजा भी होता है जिसको वैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह का फफूंद है जो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को इकट्ठा करके फसल को दे देता है। इसके अलावा आजकल दूसरे पोषक तत्व जैसे पोटास के लिए पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध है। इसके अलावा जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध है। इस तरह कई विभिन्न पोषक तत्व जो फसल में लगते हैं उनके लिए अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करने के लिए या स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक आजकल उपलब्ध हैं और किसान भाई इनको लेकर प्रयोग कर सकते हैं। और ये काफ़ी जगह उपलब्ध भी हैं और नहीं हो तो पूसा संस्थान में से भी वो मंगा सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए रुक करते हैं डॉक्टर मिश्र का। डॉक्टर शिवधर जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो जैविक स्रोत हैं, इनका अगर हम लगातार खेतों में इस्तेमाल करें तो क्या हम मिट्टी की जो सेहत है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, चाहे हम एक बार प्रयोग करें या लगातार प्रयोग करें, ये हमेशा ही मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, मृदा का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी खादें मानी जाती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक हमारे जो स्रोत होते हैं उन्हीं की होते हैं और उन्हीं को एक तरीके से देखा जाए तो हम रिसाइकिल करते हैं, उन्हीं का पुनर्चक्रीकरण करके और हम पुनः उसे खाद में बदल देते हैं। जैसे हमारे खेत में जो पैदा हो रहा है वही घूम फिर के उसी खेत में आता है, वो खाद के रूप में आता है और उसकी जो होती कंडीशन ऐसी होती है कि जो पौधे हैं हमारे, जो फसल लगाते हैं, उन फसलों के पौधे आसानी से उसमें से पोषक तत्व ले सकें। तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन करना या उसको सड़ना। तो हम जितने भी फसल अवशेष हैं और जितने भी इस तरीके की चीज़ें उन सबको सड़ा के और फिर उनको सिंपल फार्म में बदल देते हैं। और वो सिंपल फार्म जो होती है, जो बहुत छोटे अवयव होते हैं, उनको हमारे पौधे आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये जमीन की उर्वरता बढ़ाते हैं, उन पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, ये इस तरीके के उर्वरक। दूसरे सबसे बड़ा जो इसकी फायदा होता है, इसमें कार्बन होता है और कार्बन माना जाता है कि जितने भी तरीके के बैक्टीरिया, फफूंदी और जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे सॉइल में, उन सबको के लिए एक भोजन का काम करते हैं। भोजन है तो एक तरीके से उनको ऊर्जा भी मिलती है। तो इस कार्बन से एनर्जी, भोजन, सब कुछ ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये लेते हैं और वो सूक्ष्म जीव उसे खा के मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब खुद संख्या में बढ़ जाते हैं। तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ज़मीन में कुछ न कुछ करते हैं। कुछ न कुछ करने से मतलब ये जो पोषक तत्व उपलब्ध उसमें दशा में नहीं है, उनको ये उपलब्ध दशा में बदलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, बदलाव, रूप का बदलाव। जो पदार्थ जमीन में उपलब्ध है वो बदलकर हमारे पौधे के लिए जो उपलब्ध होता है, उस फॉर्म में, उस दशा में ये सूक्ष्म जीव परिवर्तित कर देते हैं। और इसके लिए एनर्जी, जो ताकत है, और वो मिलती है कार्बन से, जो कि इन खादों का, जो जैविक खादें हैं, जैविक स्रोत हैं, इनका मुख्य
भाग होता है। पोषक तत्वों के साथ साथ ये कार्बन बढ़ना ही जमीन के स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो हमारे आज के कार्यक्रम के 2 विषय हैं उनके संबंध में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113-060 और 61। आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, और साथ ही हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों में जैविक स्रोत की। तो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं जैविक खेती के संबंध में या फिर आप कुछ जैविक खाद के संबंध में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। डॉक्टर सिंह, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है खेतों में? जैव उर्वरकों का प्रयोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है जो जैव उर्वरक हैं वो बीज उपचार के लिए प्रयोग होते हैं, तो जो फसल के बुआई के समय किसान भाई उनका बीजों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान जैसे कुछ सब्जियां लगाते हैं तो उसमें पौध लगाई जाती है, धान की पौध लगाई जाती है, तो धान की और विभिन्न फसलों की पौध का भी उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो बीज उपचार या पौध का उपचार नहीं कर सकते तो वो मिट्टी में सीधे भी मिला सकते हैं। तो उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा, आखिरी जुताई के समय वो जैव उर्वरकों को कंपोस्ट में या किसी भी प्रकार के खाद में मिला के छिटक सकते हैं और उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। मगर यदि मिट्टी में मिलाते हैं तो वो उनकी मात्रा उनको बढ़ानी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा कि पहले वो किसान भाई कोशिश करें कि बीज का उपचार करें या पौध का उपचार करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें उनको कम जीवाणु खाद की मात्रा आवश्यक पड़ेगी और मिट्टी में यदि जाते हैं तो उनको ज़्यादा मात्रा डालनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शिव कल्याणकर जी महाराष्ट्र से, जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, हेलो हेलो नमस्कार जी। अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, शिव कल्याणकर जी। हेलो, हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए और अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए, तभी हमें आपका प्रश्न साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा। मैं हल्दी लगाए 20 दिन हुए, हल्दी लगा के, और टमाटर जी। हल्दी और टमाटर लगाए 20 दिन हो गए और हल्दी है जी। और उसके वास्ते कौन सा खत यूज करने का है? ठीक है, डॉक्टर मिश्र ये जानना चाहते हैं कि हल्दी और टमाटर लगाए 20 दिन हो गए हैं, क्या अभी किस तरीके की खाद उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये समय जो होता है ना, वो जैविक खाद या जैव उर्वरक या जो हमारी जो ऑर्गेनिक खादें या कार्बनिक खादें जिनको बोलते हैं, वो नहीं होता है। मैं जैसा कि मैंने हमारे पिछले दर्शक भी थे उनको बताया था कि जो इस तरीके की खादें या कंपोस्ट, गोबर की खाद जो होती है या वर्मी कंपोस्ट, इसको हम प्रयोग करते हैं हमेशा खेत में बुआई से पहले, मिट्टी में मिलाने के बाद, उसके बाद बुआई करते हैं जी। ये हो सकता है 1 हफ्ते पहले करें, या हो सकता कोई खाद 15 दिन पहले प्रयोग करनी पड़ती है, उसके बाद जुताई करके अच्छे से खेत में मिलाया जाता है, उसके बाद करते हैं। तो इस समय हल्दी या उसमें प्रयोग करने से अगर जमीन बहुत कमजोर है, पहले आपने खाद नहीं लगाई, तो कभी कभी वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हम कर देते हैं खड़ी फसल में भी। लेकिन मैं सुझाव हमेशा यही दूंगा कि आप इसको बोने से पहले ही जितनी भी खादें हैं प्रयोग करें, खड़ी फसल में ना करें। हाँ, वर्मी कंपोस्ट को कभी कभी प्रयोग किया जा सकता है, जो अगर बहुत ही पोषक तत्वों की कमी हो, जब फसल पीली पड़ने लगे, फसल में आपको कमजोर दिखाई पड़े, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग करने के लिए फिर जड़ के पास अगर गुड़ाई कर रहे हैं या निराई गुड़ाई कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा थोड़ा डाल के और उसके बाद निराई गुड़ाई करके तुरंत जमीन में मिला देना चाहिए जी। क्योंकि ये सतह पर जो भी इस तरीके की खादें पड़ी रहेंगी, तो कुछ दिन में क्या होता है कि जैसे ही धूप लगेगी उसमें गर्मी में, तो उसमें जब नाइट्रोजन होता है वो उड़ जाता है, अमोनिया बनकर बाहर निकल कर उड़ जाता है। तो एक तरीके से पोषक तत्व का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है, और वो नाइट्रोजन की पूर्ति न करके नाइट्रोजन खराब हो जाता है, मतलब उस खाद का हमारी फसल को नहीं मिल पाता है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके की खादों को बिखेर कर
अच्छे से जमीन में मिला देना चाहिए, कभी भी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर ज्यादा देर के लिए खुला छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों में जैविक स्रोत और साथ ही बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 1800113060 और 61 हमारे नंबर्स हैं। जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, उसे म्यूट पर रखें, जिससे कि आपका प्रश्न जो है वो विशेषज्ञों तक साफ आवाज में सुनाई दे पाए। डॉक्टर वाईवी सिंह जी और डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जब तक वो आपके प्रश्न साफ आवाज में नहीं सुनेंगे तब तक उसका समाधान देना मुश्किल है, तो कृपा करके अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। हमारे अगले दर्शक अररिया बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं एमपी मुख्तार जी। आइए उनका प्रश्न शामिल करें कार्यक्रम में। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा प्रश्न यही है कि मैं धान का जो फसल लगाऊंगा नीचे कौन सा खाद बढ़िया होगा? धान आप लगाना चाहते हैं और उसके लिए जानना चाहते हैं कि कौन सी अच्छी खाद है? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा जी हाँ, धान लगाना चाहते हैं और अच्छी खाद जानना चाहते हैं, कौन सी है? तो देखिए ऐसा है ना कि धान लगाने के लिए इनको पहले तो नर्सरी के लिए भी खाद की जरूरत पड़ेगी, नर्सरी लगा दी होगी। और जो धान की रोपाई करने से पहले, अब बात यह है कि खाद इनके पास उपलब्ध कौन सी है। अच्छी खाद तो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट के अलावा आप गोबर की खाद भी प्रयोग कर सकते हैं, आप जो फसल अवशेषों की सड़ी हुई खाद वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात है कि आपके पास जो उपलब्ध है उसके हिसाब से आप उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे धान के खेत में ऐसा कहते हैं कि जब आप रोपाई करने से पहले आप चाहें तो लगभग 20 टन तक गोबर की सड़ी हुई खाद मिला सकते हैं। 20 टन का मतलब हो गया 200 लगभग 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी हम मिला सकते हैं जी। और ऐसा करने से आप जो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटास की अलग से जो मात्रा देते हैं ना,
उसको घटा सकते हैं उसी हिसाब से। ये औसतन ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन इस गोबर की खाद में लगभग 0.5% होती है। 100 किलो में लगभग आधा किलो नाइट्रोजन होती है। तो उस हिसाब से हम 1 हेक्टेयर में कम भी कर सकते हैं। जो यूरिया से दोगे या DAP से देते हैं तो वो वाली खाद हम कम कर सकते हैं और गोबर की खाद के द्वारा वो दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर उपलब्ध है तो आप 3 से 4 टन डाल देंगे, या जितनी ज़्यादा उपलब्ध है 10 टन तक आप डाल सकते हैं। 10 टन के ज़्यादा फिर वो आपको इकोनॉमिक नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा, पैसा ज़्यादा लग जाएगा जी। इसी तरीके से और भी जो खाद आपके पास उपलब्ध हो तो उसको आप डाल सकते हैं जी। तो इसमें ये भी देखा गया कि अगर हरी खाद इससे पहले धान के खेत में रही है तो धान की खाद में उससे जो हरी पत्तियां वगैरह बढ़ती रहती हैं जी, करते हैं खेत में समय वो अच्छे से मिल जाती है और वो कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होकर उससे भी पोषक तत्व हमारी फसलों को मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार आप जो भी उपलब्धता के हिसाब से है कि आप जितने जो उपलब्ध हो और उसको डालिए, उससे उतनी मात्रा उसकी बढ़ाइए और इसके एवज में आपको जो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, उनमें कमी कर सकते हो। बिल्कुल, तो आपने काफ़ी अच्छी जो जानकारी दी है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी मुख्तार जी के ज़रूर काम आएगी और उनको इससे ज़रूर लाभ पहुंचेगा। डॉक्टर सिंह, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश के काफ़ी हिस्सों में इस वक्त भारी मात्रा में जो है वो बरसात हो रही है, तो क्या ऐसे में उर्वरकों का उपयोग करना सही है या गलत है, और अगर करें तो कब करें? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से फसल की बुआई के समय बीज उपचार के लिए या फसल की रोपाई के समय उसकी पौध का उपचार करने के लिए होता है। तो ये समय है फसल की बुआई का और रोपाई का, तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न फसलों के लिए जैसे मैंने बताया विभिन्न जैव उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य फसल है धान की फसल, जो आजकल किसान भाई रोपाई में लगे हुए होंगे, तो उसके लिए वो विभिन्न जैव उर्वरक में जैसे मुख्य रूप से एक है नीलरी शैवाल, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा नहीं है तो वहाँ एजोला भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार किसान पूछेंगे कि एजोला मिलेगा कहाँ, तो वो अपने आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें पता कर सकते हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रातः मतलब एजोला की उपलब्धता आजकल है, तो वहाँ से ले सकते हैं। नीलरी शैवाल भी वो देख सकते हैं कि आसपास कहाँ मिल सकता है, नहीं हो तो वो पूसा संस्थान से भी मंगा सकते हैं। इस तरह ये करें। इसके अलावा दूसरे जो जैव उर्वरक हैं, पोटास वाला है, जिंक वाला है, एक और नया जैव उर्वरक पूसा संस्थान ने निकाला है, पूसा संपूर्ण, जो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों हैं, तीनों के जीवाणु उपलब्ध हैं, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर प्रयोग करने के लिए उनको धान की रोपाई के समय पौध का उपचार करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे, किसी टब में या बाल्टी वगैरह में उसका घोल बना लेंगे, उसको पौध को आधे से 1 घंटा डुबो के रखेंगे जड़ को, उसके बाद उसकी रोपाई कर देंगे। तो इससे वो जीवाणु उनके मिट्टी में पहुंच जाएंगे, जड़ों में लगे रहेंगे, तो वो उनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, फास्फोरस, पोटासियम की उपलब्धता, एक आंशिक उपलब्धता उससे हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्र, अब आपकी तरफ रुख करूंगी मैं और आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में? देखिए, फसल अवशेषों का इस्तेमाल तो हर एक फसल का कर सकते हो जी। पहली बात तो यह है। इसकी खास बात मैं बताना चाहूंगा कि फसल अवशेषों की जब हम बात करते हैं, चूंकि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो 17 पोषक तत्व पौधों द्वारा लेकर अपने अवशेषों में ज्यादातर चले जाते हैं, कुछ दाने में चले जाते हैं। मतलब पूरे के पूरे पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में होते हैं जी। तो जब हम उन रेजिड्यू को, उन अवशेषों को जब सड़ाकर खाद बनाते हैं तो उसमें वो सभी पोषक तत्व उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में हमें पौधे को चाहिए होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि रासायनिक खादों से हम नहीं कर सकते। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन दे सकते हैं, फास्फोरस दे सकते हैं, पोटास दे सकते हैं, मतलब 3-4 चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन 17 के 17 पोषक तत्व अगर उचित मात्रा में देने हैं तो आपको इन जैविक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि जैविक खादों का प्रयोग करने का सबसे बड़ा फायदा भी है। कार्बन के साथ साथ ये सभी जैविक पदार्थ, जैविक खादें हैं, इनसे ये उर्वरक मिल जाते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि किस अवशेष को प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः ये देखा गया है कि फसल अवशेष हमारे कई प्रयोग में आते हैं। ज़्यादातर जानवरों को चारे के रूप में, हमारे जैसे गेहूं का हुआ और बहुत सारी दलहनी फसलों का जो भूसा हुआ, उसको जानवर चारे के रूप में खाते हैं।
और चारे के रूप में जो प्रयोग कर लिया जाता है। उसके अलावा बहुत सा ऐसा भी होता है, धान का भूसा या जहाँ पर मशीनीकरण ज़्यादा हो गया है, मशीनों से कटाई होती है, वहाँ पर फसल अवशेषों का सही प्रबंध नहीं हो पाता है। आपने सुना होगा धान की पराली जला दी गई, पूरा दिल्ली में धुआं ही धुआं हो गया। तो ये सब फसल अवशेष, धान के फसल अवशेषों की भी खाद बहुत अच्छी बन सकती है। और हमारे पूसा संस्थान में हमने कई तरीके से बनाकर दिखाई है कि 2-3 महीने में जो फसल का जो होता है 2 से 2.5 महीने या 3 महीने में हम धान की पराली से भी बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं, जो कि अगली फसल के लिए प्रयोग में आ सकती है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के फसल अवशेषों को हमारे पास, जो गड्ढा विधि, पहले गड्ढे में कंपोस्ट बनाया जाता था, उसमें बहुत समय लगता था, उसको छोड़कर हम लोगों ने एक नई विधि निकाली है जो बायबी विधि है, जिसमें गड्ढा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे के सीधे समतल जमीन पर ढेर लगाकर किसी भी फसल के अवशेष को या गोबर की खाद को सबको डिकम्पोज कर सकते हैं, सबको सड़ाकर बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं, जिसमें समय भी बहुत कम लगता है, लागत भी बहुत कम आती है और बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। कोई जो वातावरण का पोल्यूशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। गड्ढे में पड़ी हुई खाद से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलता है, जबकि इसमें जो हम वायवीय विधि से बनाते हैं उसमें मीथेन का एमिशन बहुत कम होता है, मीथेन बहुत कम निकलती है या नहीं के बराबर निकलती है जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम शीघ्र खाद बना सकते हैं, अच्छी खाद बना सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाद बना सकते हैं और समुचित उपयोग इन जितने भी फसल अवशेषों का जो कि जानवरों के खाने में प्रयोग नहीं होते हैं, वो सारे के सारे हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फसल अवशेषों का अगर थोड़ा ये चक्र और बढ़ा दें कि फसल अवशेष जानवरों द्वारा खाए गए और जानवरों का जो सबको हम प्रयोग करके दोबारा उन्हीं को रिसाइकिल करके खेत में फिर ला सकते हैं। वो सब बिल्कुल वो जानवरों को एनर्जी देते हुए फिर बाद में आके हमारे खेत को देते हैं। तो ये सब चक्रीकरण है जी। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपसे जरूर बात करेंगे इस विषय पर, अभी हमारे पास काफी समय है। लेकिन यहाँ पर हमारे एक और दर्शक उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अर्जुन सिंह जी। पहले उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो हेलो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हम खातर कौन सा डालें मैडम? ये अपने सोयाबीन तो बो दी हमने जी, लेकिन हमको खातर डीएपी डालने हैं कि ये यूरिया का मिक्स करके डालें इसमें? सोयाबीन की बुआई की कितना समय हो गया? 10 दिन हो गया मैडम। 10 दिन हो गए। डॉक्टर मिश्रा, इन्होंने सोयाबीन की बुआई 10 दिन पहले करी है। अब ये जानना चाहते हैं क्या डीएपी का प्रयोग करें या यूरिया का प्रयोग करें? देखिए, 10 दिन पहले ही अगर आपने किया तो आपने जाहिर है कि बुआई के समय कुछ न कुछ खाद डीएपी प्रयोग की थी या नहीं की थी। अगर आपने उस समय डीएपी प्रयोग नहीं की थी तो आप कर सकते हैं, लेकिन डीएपी के नाइट्रोजन की खादों को हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, नाइट्रोजन को देना, जो भी सोयाबीन की या जो भी दलहनी फसलें हैं। लेकिन सोयाबीन में कभी कभी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है जी। तो आपने अगर बेसल जिसे कहते हैं बोने के टाइम पे अगर प्रयोग कर रखी है तो अभी आपको 10 दिन पे कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल। तो अर्जुन सिंह जी, हम उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। आइए रुक करते हैं डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, अब आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम जैव उर्वरकों का या कीटनाशकों का या फफूंदीनाशक का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत जरूरी है किसानों के लिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जब किसान भाई फसल लगाते हैं तो काफ़ी उनको सुझाव भी होते हैं कि फसल में बीमारी लगेगी कि या कीड़ा लग सकता है, तो उसके लिए उनको फसल का जो बीज का उपचार करने को कहा जाता है। और ज़्यादातर बीमारियों के लिए फफूंदीनाशक से उपचार करने के लिए कहा जाता है। और कई बार कुछ क्षेत्रों में यदि दीमक वगैरह का प्रकोप होता है तो उसके लिए कीटनाशक का उपचार करने के लिए कहा जाता है। और हम कहते हैं कि जीवाणु खादों का भी आप प्रयोग कीजिए। तो उसके लिए किसानों को एक सावधानी ये रखनी है कि उसका एक क्रम होता है कि कैसे फफूंदीनाशक का प्रयोग करें, कीटनाशक का प्रयोग करें और जीवाणु खादों का प्रयोग करें, तीनों का प्रयोग कैसे करें। उसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है जो किसानों को एक फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज यदि उल्टा सीधा वो कर देंगे तो वो उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसके लिए किसानों को एक शब्द है FIR। FIR का मतलब है पहले उनको फफूंदीनाशक से, जो बेबिस्टिन या किसी भी चीज़ से वो उपचार करें, वो बीमारी के लिए, रोकथाम के लिए होता है, उससे उपचार करें। आई का मतलब है जहाँ दीमक वगैरह प्रकोप होता है तो वो इंसेक्टिसाइड से दीमक के लिए उपचार करें कीटनाशक से। और लास्ट में वो जीवाणु खाद से
उसका उपचार करें और तीनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें। तो पहले फफूंदीनाशक से उपचार करें, उसके बाद 1 घंटा रखें, उसके बाद कीटनाशक से प्रयोग यदि आवश्यक हो तो करें, उसके बाद लास्ट में जीवाणु खादों से प्रयोग करें, क्योंकि इसका उद्देश्य, जीवाणु का उद्देश्य होता है कि जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना, जबकि फफूंदीनाशक और कीटनाशक का उद्देश्य होता है फफूंदी को या कीड़ों को मारना। तो ये एक क्रम उनको निश्चित रूप से फॉलो करना है, तभी उसका लाभ मिलेगा। और इसी तरह किसान भाई ये क्रम अपनाएं और तब बीज का उपचार करके वो फसल की बुआई करें। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों में जैव स्रोतों की और साथ ही हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों के प्रयोग की। इन दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। जैसे कि इस वक्त हमारे साथ हमारे दर्शक नीलेश जी जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो मैडम। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न। हाँ हेलो सर जी, सवाल पूछिए अपना नीलेश जी। हेलो नीलेश जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मॅडम, संत्र्याच्या झाडाला म्हटलं शेणखत टाकल्यानंतर संतरा लगाया हुआ है आपने? हाँ हो। उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है? हाँ मैडम, उसमें थोड़ा फंगस आ रहा है, बुरशी फंगस आ रही है उसमें, फफूंदी। कितना समय हो गया? अभी सर मैडम 15-20 दिन हो गए खत डाले, तो कैसा फंगस आएगा, इसलिए ट्राइकोडर्मा डालना है कि जरूरी है क्या? जी डॉक्टर सिंह। हाँ, उसमें आपको ट्राइकोडर्मा मिलाना चाहिए, क्योंकि अभी अब वर्षा आरंभ होने वाली है, तो उसमें आप खुदाई कीजिए चारों तरफ। और क्योंकि नया लगाया है तो उसमें आप अच्छी तरह से उसको ट्राइकोडर्मा मिला के तब पानी उसमें दीजिए, ताकि वो नीचे जाए और वो उसको फफूंद को कंट्रोल कर लेगा।
जी डॉक्टर सिंह, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो जैव उर्वरक हैं उनका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए? विभिन्न जैव उर्वरकों के लिए अलग अलग मात्राएं होती हैं, मगर मुख्य रूप से जैसे पूसा में जो पैकेट मिलता है, जो एक पैकेट होता है 200 ग्राम का जो पाउडर वाला फॉर्मुलेशन में, तो वो 200 ग्राम का पैकेट 1 एकड़ के लिए होता है जी। इसके अलावा दूसरे आजकल तरल उत्पाद भी उपलब्ध हैं जो 50 ml का पूसा संस्थान में बनते हैं, मगर विभिन्न जगह से अलग अलग साइज में भी वो मिलता है, मगर उनकी रिकमेंडेशन जनरली वो 1 एकड़ के लिए होती है, तो वो उस हिसाब से प्रयोग करें। यदि जैसे धान की बात की जाए तो धान में नीलरी शैवाल का प्रयोग करें तो वो पूसा संस्थान में जो बनता है वो मुल्तानी मिट्टी वाला नीलरी शैवाल, तो उसकी आधा किलो 500 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए होती है, मगर कई जगह वो मिट्टी वाला नीलरी शैवाल होता है तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादातर उनमें 4 किलो 1 एकड़ के लिए डालना पड़ता है। तो किसानों को किस तरह का नीलरी शैवाल मिल रहा है और किस तरह का दूसरे जीवाणु खाद मिल रहे हैं, उनमें लिखा होता है कि वो मात्रा कितने एरिया में प्रयोग करना है, उसी हिसाब से किसान प्रयोग करें। जी डॉक्टर मिश्रा, अब आखिर में आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगी आप संक्षेप में इसका उत्तर दें। हरी खाद का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं किसान खेत में? देखिए, किसान भाइयों को ये चाहिए, ऐसा होता है ना, जब हमने कोई फसल रबी की फसल जैसे काट ली और रबी की फसल की कटाई के बाद जब हम खरीफ की फसल, बरसात की फसल लगाते हैं तो उसके बीच में हमें लगभग 50-60 दिन का समय मिल जाता है। ज्यादातर गेहूं के बाद धान लगाने के समय ये एक हम कहते हैं एक गैप मिलता है 2 महीने का लगभग। इस 2 महीने का प्रयोग हम लोग, अगर सिंचाई का साधन सही है हमारे किसान भाई के पास, तो उसमें कुछ ना कुछ हरी खाद लगा सकते हैं। हरी खाद में बहुत सारी फसलें होती हैं जैसे ढेंचा, सनई, और इसके बाद कभी कभी उड़द, मूंग, लोबिया भी लगा देते हैं जी। कभी कभी ये होता है कि उड़द, मूंग, लोबिया में फली नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम जो हरा पदार्थ होता है वो मिला के हम जमीन में उसको मिक्स करके हरी खाद के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और ढेंचा की खाद, हरी खाद सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि बहुत जल्दी बढ़वार होती है इसकी और बहुत जल्दी सड़ भी जाता है ये जमीन में, और इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है जी। तो सिंचाई का साधन एक इसमें वो है, और दूसरे हमें बीच में गैप मिलना जरूरी है जी। बिल्कुल। अगर गैप नहीं 60 दिन का 50-60 दिन का मिलेगा तो हम हरी खाद का जो मात्रा होगी वो बहुत कम रह जाएगी और उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जी। शिवदर मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां विस्तार से दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे आज के कार्यक्रम के जो विषय थे, दोनों ही विषय काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हम उम्मीद करेंगे कि इन दोनों ही विषयों के बारे में जो भी जानकारी आपने पूछी है या जो भी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिली है उससे आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आइए कार्यक्रम में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का विषय क्या होने वाला है। हमारा अगला विषय होने वाला है धान की रोपाई और उर्वरक प्रबंधन। अगर आप कोई प्रश्न पहले से ही पूछना चाहते हैं दोनों ही विषयों के संबंध में तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कीजिए, hellokisan2015@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां पर भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर आपके लिए उपलब्ध रहता है जिसका नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पे आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए। नमस्कार। आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। नई फसलें, नई तकनीक, एक्सपर्ट्स की राय,
सफल किसान, आधुनिक खेती, बागवानी, पशुपालन और विज्ञान, किसान की हर समस्या का निदान। जय किसान जय विज्ञान, शुक्रवार सुबह 9:30 पर। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्षी क्या है? प्रिया में दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। होली के मैं अन्नू कपूर है हम तलाश में निकला हूँ उन माटी के लालों की जो मेरी कसौटी पर कसे जाएंगे और दिल की बन जाएंगे फोक स्टार। माटी के लाल शनिवार और रविवार रात 8 बजे। यहाँ स्थित है उमरकोट किसान उद्योग उत्पादन कंपनी। सहकारिता के आधार पर जिले के 3 ब्लॉक उमरकोट, झरीगांव और राईघर के लगभग 300 किसानों को लेकर बनी यह कंपनी सरकार से 30 एकड़ जमीन लीज पर लेकर उसमें सब्जियों की खेती करती है। यहाँ साल भर तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे करेला, गोभी, मटर, मिर्च इत्यादि। खासकर बेमौसम सब्जियों की खेती पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकार की ओर से इस कंपनी को तालीम और तकनीकी जानकारी के साथ साथ 60 टन क्षमता वाला एक रेफ्रिजरेशन वैन भी मुहैया किया गया है, जिससे उत्पादित सब्जियां ताजी रहें और बाजार पहुंचने से पहले ही नष्ट न हो जाएं और किसानों को घाटा न हो। इस फार्म की सफलता से प्रभावित होकर आसपास के इलाकों से रोज दर्जनों किसान यहां आते हैं और इसकी सफलता के राज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हम लोग उमरकोट किसान उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक और सदस्य हैं। यह कंपनी लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। 14-15 महीने पहले कलेक्टर मैडम एक बार यहाँ दौरे पर आई थी। उन्होंने हमारी खेती बाड़ी देखने के बाद कहा कि आप लोग ग्रुप बनाकर एक कंपनी पंजीकरण कर सकते हैं। हमने किसानों के 21 ग्रुप बनाए और इन ग्रुप्स को लेकर एक संगठन बनाया। इसमें 10 निदेशक रखे गए और एक कंपनी का पंजीकरण किया गया, जिसका नाम रखा गया उमरकोट किसान उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी। इस कंपनी की स्थापना में पीए, ITDA, DRDA, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और नाबार्ड ने मदद की। SDF नाम के स्वयंसेवी संगठन ने इस कंपनी की स्थापना में और इसे आगे बढ़ाने में हमारी सहायता की है। हमें सही ढंग से खाता बही और स्टॉक का हिसाब किताब रखने के बारे में प्रशिक्षण दिया है। सरकार की ओर से हमें एक रेफ्रिजरेटर वैन मिला है, जिससे हमें काफी मदद मिल रही है। अब हम अपनी उपज आसानी से बाहर भेज सकते हैं। हमारी किसान उत्पादन कंपनी ने करेला उगाया है। इस बार 300 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज होगी और हमें इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।